अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएस टारगेट। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा उसका नेम है जी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। खारजा पॉलिसी मतलब पाकिस्तान का अपने दोस्त ममालिक के साथ, अपने नेबर्स के साथ, दुनिया की पावरफुल कंट्रीज़ के साथ कैसा रिलेशन है, कैसे ताल्लुकात हैं वो देखेंगे। और पाकिस्तान अपने ताल्लुकात किन बुनियाद पर, किस बुनियाद पर बनाता है जी। ये टॉपिक सीएसएस, पीएमएस और एनी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर जिन्होंने आईआर रखी हुई है या जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस रखी हुई है। ऐसे हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स हो गया। इन सब्जेक्ट्स के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हम इस टॉपिक की ईच एंड एवरी डायमेंशन को कवर करेंगे ताकि कोई भी सवाल आए, चैलेंजेस आए, कंक्लूजन आए, सोल्यूशन आए, या हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ आए, चाइना के साथ आए, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, वो सारी की सारी चीज़ें इनके अंदर ही कवर हो जाएंगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे किसके साथ कैसे रिलेशंस हैं और क्यों हैं। देखिए, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर आउटलाइन से आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी पहले हम इंट्रोडक्शन में जान लेंगे कि खारजा पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, वो किसे कहते हैं। उसके बाद जो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है जिसको हम पेपर के अंदर कोट कर सकते हैं, वो कोई भी पेपर हो, फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसमें हम किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। उसमें सबसे पहला है जी प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड सोवरेनिटी। हम देखते हैं जी भाई, फ्रीडम होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए। हमारे ताल्लुकात जिसके साथ भी जैसे भी हों उसमें हम अपनी फ्रीडम पे, हम अपनी सोवरेनिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसके बाद कार्डियल रिलेशन विद मुस्लिम कंट्रीज़। हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ कैसे ताल्लुकात है, जैसे कि हमारा ये ईरान है, अफ़गानिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, लबनान है, शाम, इराक़, ये सारे ममालिक आ जाते, कुवैत भी आ जाते इसी के अंदर। इसके बाद नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। ये एक फ़ॉरेन पॉलिसी का एक पहलू होता है कि भाई हम किसी के अंदरूनी मामलात के अंदर दखलंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन चार्टर। यूएन का जो चार्टर है, जो यूएन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर उनको भी मद्देनज़र रखते हैं। इसके बाद प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम जो है जी, वर्ल्ड के अंदर पीस होना चाहिए, ठीक है। और इस पीस को कायम करने के लिए या मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के वर्क करती हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं। इसके बाद सपोर्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। अपने ही अज़ाइम के लिए जो सपोर्ट होती है उसकी बात करेंगे। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिज़ारमिंट डिज़ार्मामेंट। ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन क्या होता है जी भाई, हम एक न्यूक्लियर पावर रखते हैं, पाकिस्तान जैसा कि हो गया। इसके बाद आपको पता है कि इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, चाइना भी न्यूक्लियर पावर है, रशिया, यूके, अमेरिका। तो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कब किया जा सकता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन देखे जाएंगे। और किसी दूसरे कंट्री को उसके लिहाज से धमकी देना, ये खारजा पॉलिसी में या फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या हैसियत रखता है। इसके बाद मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान जैसा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, अक़वाम मुत्तहिदा का, इसके अलावा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, पाकिस्तान उसका भी मेंबर है। तो इनका मेंबर होते हुए पाकिस्तान पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं वो भी देखेंगे। इसके बाद हमारा जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। हमने जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी होने के, क्योंकि वो जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे उसमें ये सारी चीज़ें शामिल आ जाती हैं, यानी कि वो किसी भी कंट्री की हो उसमें ये चीज़ें आती हैं। लेकिन जो स्पेशली पाकिस्तान पे फोकस होते हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी देखते हैं, हम इस्लामिक आइडियोलॉजी पे बेस करते हैं। हमारी जियोग्राफी के लिहाज से आपको पता है, एक साइड पे हमें सी लगता है, एक ईस्ट साइड पे इंडिया है, इसके अलावा वेस्ट साइड पे ईरान और अफ़गानिस्तान लगते हैं, इसके अलावा हमें नॉर्थ साइड पे चाइना लगता है और ताजिकिस्तान की भी एक स्ट्रिप लगती है, ठीक है। तो जियोग्राफी के लिहाज से हम किसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, किसके साथ नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है वो देखेंगे। हिस्ट्री को देखते हुए हम फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं। इसके बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक, पाकिस्तान का अपना कानून क्या है जी। इसके बाद सिक्योरिटी पर्पस क्या है पाकिस्तान का। इसके बाद इकोनॉमिक कंपल्शंस, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करेंगे, उसका फॉरेन पॉलिसी के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसके बाद हम देखेंगे चैलेंजेस टू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको क्या क्या चैलेंज हैं। सबसे पहला चैलेंज है जी अफ़गान तालिबान और यूएसए। आपको पता है यूएसए और अफ़गान तालिबान आपस में एक दूसरे के क्या हैं जी, एनिमीज़ हैं। जब दोनों एनिमीज़ हैं तो हम दोनों के साथ एक तो ऐसा तो नहीं कर सकते अफ़गान तालिबान के साथ दो खुशगवार रख लें माहौल और अमेरिका के साथ ना रखें, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद हमें दोनों पे बैलेंस रखना चाहिए।
जो कि पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक रखा हुआ है। आगे जियो इकोनॉमिक्स एंड सोरिंग रिलेशन विद इंडिया, इंडिया साथ बैठा हुआ है, न्यूक्लियर पावर है, हमसे इकोनॉमी देखी जाए तो आप गुना में तो गिन ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की टोटल $8 बिलियन पे, उनकी $600 बिलियन पे लाई करती है। इसके बाद आर्मी की तादाद देखी जाए तो इंडिया की ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देखे जाएँ, डॉक्टर्स देखे जाए, हर लिहाज से हमसे इंडिया आगे है, ये फैक्ट्स है, ठीक है। तो इतनी बड़ी पावर के साथ बैठे हुए इनको जंग की धमकियाँ देना, ये कैसा है जी। इसके बाद आपको पता है FATF के साथ भी हमारे मामला चल रहे हैं, IMF से भी कर्जे के मामला चलते रहते हैं। इसके बाद बीजिंग और वाशिंगटन, आपको पता है चाइना और अमेरिका भी आपस में दुश्मन है, तो चाइना हमारा, हम उसको अजली दोस्त समझते हैं, तो इसके साथ क्या रिलेशंस रखने चाहिए या उनके साथ क्या रिलेशन रखने चाहिए। इसके बाद बैलेंसिंग टाइज विद सऊदी अरेबिया एंड ईरान, देखें ईरान और सऊदी अरेबिया ये भी आपस में दुश्मन है, तो हम सऊदी अरेबिया को भी अपना दोस्त समझते हैं, और ईरान हमारे साथ बैठा हुआ है, बॉर्डर लगता है, तो इनके साथ दोनों में भी हमने बैलेंस टाइज रखना है। इसके बाद लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होती है। भाई फ़ॉरेन पॉलिसी से ही पता चलता है कि इस मुल्क के या इस कंट्री के या इस स्टेट के दूसरी स्टेट के साथ, दूसरे कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस हैं, और वो रिलेशंस किन बुनियाद पे हैं। वो सिक्योरिटी के लिहाज से है, वो इकोनॉमी के लिहाज से है, वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिहाज से है, वो कल्चर के लिहाज से है, किस लिहाज से, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम उनसे क्या चाहते हैं, वो कंट्री हमसे क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद जॉन एफ कैनेडी की बात करते हैं। ये अमेरिका का शायद प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अगर आपने अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी हो, या अमेरिका की हिस्ट्री में इसे बोला जाता है द मोस्ट वाइज पर्सन। जॉन एफ कैनेडी कहता है कि अगर डोमेस्टिक पॉलिसी अगर अच्छी ना बनी हो तो वो हमें सिर्फ हराती है, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिसी जो कंट्री के अंदर रूल्स लगे होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ हमें हरा सकती है किसी मैदान में, किसी जंग में। फ़ॉरेन पॉलिसी का इनकलस, फ़ॉरेन पॉलिसी हमें मार सकती है भाई, फ़ॉरेन पॉलिसी में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी देखेंगे। गिब्सन डिफाइंड एज, गिब्सन क्या कहता है जी। गिब्सन कहता है जी अ वेल राउंडेड कम्प्रिहेंसिव प्लान बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ नेशंस। भाई अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए किसी और दूसरे कंट्री के इंटरेस्ट को, दिलचस्पी को प्रोटेक्ट करते हुए, एक तो उसे प्रोटेक्ट करना है, दूसरा उसे प्रमोट करते हुए, दूसरा हिस्ट्री का एक्सपीरियंस देखते हुए किसी दूसरे कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाना, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में, आपका कोई दोस्त है तो आप उसके साथ जब भी ताल्लुकात बनाते हो या उससे पैसे शेयर करते हो या अपनी बातें शेयर करते हो, तो पहले आप उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हो कि भाई इसकी नेचर किस टाइप की है, देन ही हम उसके साथ वैसा ही ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह कंट्री की फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्रैब है, ये कहता है कि फ़ॉरेन पॉलिसी दो ही चीज़ों पे बेस करती है। एक है जी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कौम के इरादे क्या हैं, उसका मकासद क्या है, और उन मकासद को किस तरह से अचीव किया जा सकता है। इसके बाद फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में जिना पर्सपेक्टिव ऑन फ़ॉरेन पॉलिसी 1948, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कहना है जी। कायदे आज़म साहब कहते हैं कि हमारा जो ताल्लुक़ है पूरी दुनिया के साथ, पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ दोस्ताना है। हम किसी के साथ भी गुस्से वाला मूड नहीं रखते, हम सबके साथ हंस के मिलते हैं, हम ईमान दयानतदारी पे यकीन रखते हैं, हम फेयर प्ले पे यकीन रखते हैं, और हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर खुशहाली आए, अमन आए। और अमन और खुशहाली के लिए अगर पाकिस्तान को कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी तो पाकिस्तान देगा। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को भी पाकिस्तान फॉलो करेगा। ये था कायदे आज़म का कहना। इसके बाद देखते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पाकिस्तान फ़ॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को बनाते हुए किन मकासद को ज़ेर गौर रखता है या किन मकासद को ज़ेर गौर रखना चाहिए। सबसे पहला जी प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड सोवरेनिटी। तो आपको पता है कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान ने इंडिया से या ब्रिटिश रूल से आज़ादी हासिल की है, तो इस आज़ादी को मेंटेन रखना भी पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स का काम है, ठीक है। एक तो आज़ादी, दूसरी मुल्क कायम रहना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास कॉर्डियल रिलेशंस विद मुस्लिम कंट्रीज़। पाकिस्तान चूँकि इस्लाम के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बुनियाद पर बना है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। और मुस्लिम कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है, जिसके अंदर तमाम के तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ शामिल है। इसके बाद है नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। इसकी पहले मैं मिसाल देता हूँ कि अगर दो घरों का, यानी कि किसी के घर में लड़ाई हो रही है तो दूसरा घर उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता। अगर करने की कोशिश भी करे तो उसी के घर वाले कहते हैं भाई उनका अपना मसला है, उनके घर का मसला है, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों मुदाखलत कर रहे हैं।
यही वजह है कि इंडिया के अंदर कोई भी मामला चल रहे हैं तो वो इंडिया का अपना मसला है। अगर किसी कतर के अंदर कोई मसाइल चल रहे हैं तो वो उसका अपना मसला है। ईरान के कोई इश्यूज़ हैं तो वो उसके अपना इशू है, यानी कि डोमेस्टिक लेवल पे दूसरे कंट्रीज़ को उसके अंदर मुदाखलत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये है कि आप उस पे बोल सकते हैं कि भाई जैसे कि अफ़गानिस्तान के अंदर औरतों पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनकी एजुकेशन बैन लगा दिया गया, इस पर बात की जा सकती है। जस्ट बात कर सकते हो, आप मुदाखलत नहीं कर सकते कि भैया आओ मैं हल करवाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद है हम जैसे कि पाकिस्तान बना था 1947 में, तो तब से पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है जी, अक़वाम मुत्तहिदा को ज्वाइन किया हुआ है। और आपको पता है कि कायद-ए-आज़म की कुछ स्पीचेज़ हैं जहाँ पे कायद-ए-आज़म कहते हैं कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर है जिसमें पीस मिशन है, जो सोशल वर्क है, हम उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल ताउन करेंगे। यहाँ पर आप एक एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं, शायद ये प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस में भी यही एग्जांपल आ सकती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन चार्टर में भी यही आ सकती है। पाकिस्तान आज तक 41 मिशंस में जो यूएन के मिशंस हैं उनमें कंट्रीब्यूट कर चुका है, जो कि 23 कंट्रीज़ के अंदर है। इसमें जो मेन और हाईलाइटेड एग्जांपल ये है कि श्रीलंका का एक शहर था जिसमें हिंदुओं ने कब्ज़ा कर लिया था, तो अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पे दुनिया की दूसरी फ़ौजों के साथ मिलकर पाकिस्तान की आर्मी ने भी उनका कब्ज़ा छुड़वाया। इसके बाद दूसरी एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल ये दी जा सकती है कि खाना काबा पे कुछ दहशतगर्दों ने कब्ज़ा कर लिया था, तो पाकिस्तान के एसएससी कमांडोज़ ने उसको छुड़वाया था। और इसके अलावा अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान के ट्रूप्स अभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में है, वहाँ पे हैं, ताकि वहाँ पे अमन कायम किया जा सके। इसके बाद हमारे पास है जी नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट में यह है कि पाकिस्तान को किसी के साथ इतना ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं करना चाहिए कि दूसरे को लगे कि ये हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है। यही वजह है कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और दूसरी सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। तो पाकिस्तान ने इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिकन ब्लॉक को चूज़ किया, सीटो ज्वाइन की, सेंटो ज्वाइन की। बाद में पाकिस्तान ने दोनों को छोड़ दिया और बाद में पाकिस्तान ने यह स्टांस लिया कि हम न्यूट्रल हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने किसी भी, जैसे कि नेटो का ना हिस्सा बने ना सोवियत यूनियन का बने, क्योंकि उनकी आपस की लड़ाई है, आपस की जंग है। हमें किसी तरह का क्लेम करके, क्योंकि दोनों ही पावरफुल कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो इतने बड़े कंट्रीज़ के सामने हम क्लेम करके कुछ किसी तरह का किसी को क्रिटिसाइज़ करके अपनी खुद साख्त को ही मिटा सकते हैं। तो पाकिस्तान को नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनानी चाहिए, जो कि पाकिस्तान ने आज के दौर में किसी हद तक अपनाई भी हुई है, जो कि सीटो और सेंटो पाकिस्तान छोड़ चुका है। पाकिस्तान के आज के दौर में देखा जाए तो रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है, हमारे आज के दौर में देखा जाए तो सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्की के साथ अच्छे हैं, चाइना के साथ हैं, अमेरिका के साथ हमने जस्ट बैलेंस रखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी सपोर्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। अगर कोई कंट्री, कोई मुल्क किसी दूसरे कंट्री से परेशान है और वो अपनी इंडिपेंडेंस चाहता है, आज़ादी चाहता है, वो खुद को सपोर्ट करना चाहता है, तो पाकिस्तान ने हमेशा उनके नज़रियात को सपोर्ट किया। उसमें मेन है जी हमारे पास कश्मीर है। पाकिस्तान ये चाहता है कि या तो कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए या उसको एक अलग से कंट्री बना दिया जाए, ताकि हिंदुओं का वहाँ पे जो तशद्दुद हो रहा है वो ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा मसला फ़लस्तीन हो, आपको पता है इसराइल और फ़लस्तीन का मसला नंबर ऑफ़ डिकेड्स से चल रहा है, तो पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन को ही सपोर्ट किया है। इसके बाद है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिज़ार्मामेंट। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान ने हमेशा अमन को ही पसंद किया है, वो कंट्री के अंदर हो या आउट ऑफ द कंट्री हो। हम न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे, क्योंकि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी मुस्लिम्स रहते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी हमें बार बार इस चीज़ पे मजबूर कर देती है कि हम उनके साथ फ़ाइट करें या न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करें। लेकिन इतनी शिद्दत के बावजूद हमने कभी उन्हें न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं किया। उनका जवाब हमने जस्ट बातों से ही, या चंद लोग जो इस मामलात में शामिल है हमारी आर्मी ने उन्हें मार के दिया है। लेकिन हम न्यूक्लियर पावर यूज़ करने के हमायती नहीं हैं, क्योंकि इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। इसके बाद मेंबर ऑफ़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ताकि दुनिया के अंदर पीस कायम किया जा सके, दुनिया के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जा सके, रीजनल कोऑपरेशन हो, इंटरनेशनल पीस हो। इसमें पाकिस्तान ब्रिटिश कॉमनवेल्थ हो गई, यूएन हो गई, सीटो, सेंटो, नैम, ओआईसी, ईसीओ, सार्क, कुछ का हिस्सा रह चुका है और कुछ का हिस्सा है।
अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किन आइडियाज़ पे, किन चीज़ों पे बेस करती है। सबसे पहले आइडियोलॉजी, पाकिस्तान बना ही इस्लाम पे है। यहाँ पे आपको कायदे आज़म का फरमान भी नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है जी, पाकिस्तान नॉट ओनली मीन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस बट द मुस्लिम आइडियोलॉजी। पाकिस्तान का मतलब आज़ादी नहीं है, पाकिस्तान का मतलब अपनी आइडियोलॉजी को इंडिपेंडेंट तरीके से यूज़ करना, प्रिजर्व करना, कायदे आज़म ने कहा था जी। और इस्लाम हमारे पास एक ऐसी ताकत है, ऐसा सरचश्मा है या प्रीशियस गिफ्ट है जिसको तहत हम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और इस्लाम में सबसे मेन पॉइंट है जी कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारी मुस्लिम्स, आपको पता है कि ड्रेसिंग अलहदा है, बोलचाल अलहदा है, एजुकेशन अलग से है, कल्चर अलग से है। तो उसी कल्चर को फॉलो करने के लिए हमने पाकिस्तान बनाया था। और हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो हमारी आइडियोलॉजी पे बेस करती है। इसके अलावा लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका क्या कहना है जी, कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे वो चाहते थे कि हम अलहदा से हमारा एक कंट्री हो जहाँ पे हम अपनी लाइफ को, इस्लामिक कल्चर को, इस्लामिक आइडियोलॉजी को ईज़िली प्रैक्टिस कर सकें, यानी कि हम इस्लाम के मुताबिक चल सकें और हमें इस्लाम पर चलने से रोकने वाला कोई ना हो। तो इसीलिए हमने पाकिस्तान बनाया जी, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी का डिटर्मिनेंट्स है या बेस करती है, वो सबसे पहले पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है जो कि इस्लामिक है। इसके बाद है जी जियोग्राफी, ठीक है। तो जियोग्राफी को भी मद्देनज़र रखते हुए हम काफ़ी ज़्यादा डिसीजन लेते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जो खतरे लाहक हैं वो एक ईस्टर्न साइड से इंडिया है और वेस्टर्न साइड से हमें ईरान और अफ़गानिस्तान से जो क्रॉस बॉर्डर कंट्रोवर्सी है या यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाई जाती है, उनको रोकना है जी। सबसे पहले जो नेपोलियन बोनापार्टे है वो कहते हैं द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स जियोग्राफी। वो कहते हैं अगर किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को देखना हो, जांचना हो, तो पहले उसकी हम जियोग्राफी देखते हैं। जियोग्राफी पे मुझे एक बात और याद आ गई कि मैंने एक प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी एक किताब, एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अगर आप उसके लेक्चर सुने तो आपको पता चल जाएगा कि किस दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे बड़े कन्फ्लिक्ट्स कौन से हैं और उनको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है या कर्टेल किया जा सकता है या उनको सोल्व किया जा सकता है। तो उस पर तकरीबन मेरे 12 लेक्चर्स हैं, वो सुने तो आपको दुनिया की जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनकी जियोग्राफी समझ आ जाएगी और उनके दोस्त कौन से हैं और दुश्मन कौन से हैं ये भी समझ आ जाएगा आपको। तो जब भी फ़ॉरेन पॉलिसी या खारजा पॉलिसी बनाई जाए तो सबसे पहले जियोग्राफी को देखना इंतहाई ज़रूरी है और जियोग्राफी को देखते हुए ही रिलेशनशिप्स बिल्डअप किए जाते हैं। और जियोग्राफी और फ़ॉरेन पॉलिसी बनाते हुए कई चीज़ों को बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखा जाता है, क्योंकि अगर फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो खारजा पॉलिसी है वो जियोग्राफी को देखते हुए ना बनाई जाए तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के लिहाज से और इकोनॉमी के लिहाज से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जी। इसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री आपको पता है, स्टार्टिंग से ही हमारा और इंडिया का मसला कश्मीर रहा है। इसके अलावा हमारा बॉर्डर का इशू है अफ़गानिस्तान के अंदर के साथ। इसके अलावा हम इंडिया के साथ 3 से 4 जंगें लड़ चुके हैं, 48, 65, 71 और 99 वाली। इससे के बाद कई दफ़ा हम लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि कश्मीर के अंदर है वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी हो चुकी है। और उसके बाद जो अमेरिका और रशिया की जो कोल्ड वार चल रही थी, हमें ज़बरदस्ती उसके अंदर धकेला गया, हम अमेरिका का हिस्सा बने। लेकिन आज के दौर में हमें समझ आ चुकी है कि हमें एक न्यूट्रल स्टांस लेना चाहिए। तो हिस्ट्री को देखते हुए भी रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं। आसान सी बात है, आपने किसी भी को दोस्त बनाना हो तो अगर आपको उसकी नेचर पता हो कि ये बंदा अच्छा नहीं है, आप कभी भी उसे अपने घर नहीं लेके जाएंगे, अपनी पर्सनल बातें नहीं बताएंगे, ठीक है। हम अगले शख्स की नेचर को देखते हुए ही उसके मुताबिक ही कोई काम करते हैं या उस पर इन्वेस्ट करते हैं या उससे पैसे लेते हैं या देते हैं, यानी कि उसके साथ ताल्लुकात रखते हैं। तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री को देखते हुए कई डिसीजंस लिए हैं और उनको फॉरेन पॉलिसी के अंदर लागू किया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डोमेस्टिक पॉलिसीज़। डोमेस्टिक कहते हैं किसी कंट्री के अपने अंदरूनी मामलात को। तो देखें, जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो डोमेस्टिक पॉलिसी के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करती है, क्योंकि हमारे जो कंट्री के हालात हैं उसमें आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गवर्नेंस इशू है, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। तो दुनिया के अंदर हमारी जो साख्त है दुनिया के सामने, हम एक, आप कह लें कि डेमोक्रेटिक जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी फॉलो नहीं कर रहे। हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के लिहाज से भी और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा वीक कंट्रीज़ हैं। तो हम अपनी हैसियत को देखते हुए ही, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को देखते हुए ही फ़ॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि अपनी हैसियत को देखते हुए ही कोई काम किया जाता है, अपनी हैसियत को देखते हुए ही जंग लड़ी जाती है।
या जंग से इज्तनाब किया जाता है, न्यूट्रल स्टांस लिया जाता है या किसी के साथ अलाइनमेंट की जाती है। तो पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, गवर्नेंस के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा वीक कंट्री है। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी नेबर कंट्रीज़ देख लिए जाएँ, जिसमें इंडिया है, चाइना है, ठीक है, आपको पता है इनकी इकोनॉमी आसमानों को छू रही है और पाकिस्तान उनकी हाफ क्या किसी पल्ले में भी नहीं आता। तो जब भी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, पहले डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को या डोमेस्टिक जो सिचुएशन है उसको देखते हुए ही बनाई जाती है। देखते हैं जी सिक्योरिटी। आपको पता है पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके आज तक पाकिस्तान को सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हों या बॉर्डर्स के मसाइल हों, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि इसके अलावा एक हिस्टोरियन है जिसका नाम है पॉल कैनेडी, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान दुनिया की उन 9 रियासतों में से है जो कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी है उसको अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो एशिया खिता है उसको भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और ख़ाली अफेक्ट नहीं कर सकता, पूरी दुनिया की इंटरनेशनल स्टेबिलिटी हो या खिते का पीस हो, उसको अफेक्ट करने के साथ साथ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उनकी किस्मत भी बदल सकता है, क्योंकि हम क्या हैं जी, न्यूक्लियर पावर है। इसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात की जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के आपको पता है कि क्या हालात चल रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान ने अपनी कोई भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं बनाई। पाकिस्तान ने हमेशा रॉ मटेरियल्स उठाए हैं, बाहर बेचे हैं और उन्हीं लोगों ने दोबारा हमें पैकअप करके वापस कर दिए हैं, ठीक है। इन ईजी वर्ड्स बात की जाए, आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी किसी खाते में नहीं आती। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो स्टार्टिंग से लेके आज तक एड पे चली है, सपोर्ट पे चली है। कभी हमें चाइना ने चंदा दिया है, कभी IMF के कर्ज़े हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसके अलावा हमें अमेरिका हो गया, इसके अलावा हमें सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, UK हो गया। इनके चंदों से ही पाकिस्तान चल रहा है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी खुद से कभी कोई एफर्ट्स नहीं की, ठीक है। तो पाकिस्तान हैवीली डिपेंड करता है ऑन फॉरेन एड पे। इसके बाद देखें चैलेंजेस टू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इस वक्त क्या क्या चैलेंजेस लाहक है। सबसे पहला चैलेंज जो है पाकिस्तान को, बैलेंस रिलेशन बिटवीन अफगान तालिबान एंड द USA। यहाँ पे बात की जाए तो पाकिस्तान ने स्टार्टिंग से एक ही बंदे को चूज़ किया है और वो है अमेरिका। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें पैसे मिल जाते थे और वहाँ से हमें सिक्योरिटी के अहकामात मिल जाते थे। दूसरा अफ़गान तालिबान है जिनके साथ हमारा बॉर्डर लगता है। उनकी कार्रवाइयाँ आपको पता है जब से पाकिस्तान बना है तब से स्टार्टिंग है, पाकिस्तान के अंदर भी, अफ़गानिस्तान के अंदर भी। उसके बाद अमेरिका का यहाँ से जाना, अमेरिका के जो आर्मी है उनका यहाँ से चले जाना, उसके बाद अफ़गान तालिबान का अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेना और अपनी पॉलिसीज़ को नाफिज कर देना। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है अफ़गानिस्तान के हवाले से और अमेरिका के हवाले से, क्योंकि हम कोई ऐसी स्टेटमेंट अमेरिका के साथ दोस्ती करते हुए अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ दे देंगे तो हमें बॉर्डर लगता है, तो आपको पता है फिर हमारी एक सीधी सीधी जंग है। और अगर हम अफ़गान तालिबान की साइड रखते हुए USA के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो आपको पता है अमेरिका एक सुपर पावर है, वो हमें किसी तरह के भी नाक के चने चबवा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बैलेंस, मोहतात रहना पड़ता है, न्यूट्रल रहना पड़ता है, ठीक है। हम कहते हैं दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। इसके बाद जो डोनाल्ड ब्लूम है वो क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका की मदद की है दुनिया के अंदर अमन फैलाने की, बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन आर्मी को दाखिल करवाने वाला भी पाकिस्तान ही है, उनको यहाँ से निकलवाने वाला भी पाकिस्तान ही है, ठीक है, सेफली। इसके अलावा पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, हमेशा हमारी मदद की है, खिते के अंदर जो पीस है, अमन है, बरकरार रखने में भी हमारा साथ दिया है। ना सिर्फ हमारा साथ दिया बल्कि पूरी दुनिया का साथ दिया जी। इसके बाद हमारे जियो इकोनॉमिक्स एंड सोरिंग रिलेशंस विद इंडिया। आपको पता है इंडिया के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में चले जाते हैं। कभी तो इतनी स्टेटमेंट आ जाती है कि हम हमला करने वाले हैं और कभी आते हैं कि हम तिजारत करने के लिए तैयार हैं। तो ये दो तरह की दिखती है। बस मसला कश्मीर है, इसके अलावा हमारा सियाचिन का मसला रह चुका है, कारगिल का रह चुका है, इसके अलावा सरक्रीक रोड मेरे ख्याल में वो भी रह चुका है। तो पाकिस्तान की डिमांड्स इंडिया कहता है कि वो लायबल नहीं है और इंडिया की जो डिमांड्स है वो पाकिस्तान कहता है कि लायबल नहीं है। इसके अलावा हमारा आपस में पानी का भी मसला है, हमारी एथनिसिटी का मसला है, हमारा क्रिकेट मैच हो तभी हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे होते हैं कि जैसे कोई दुश्मन होते हैं। तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया, ठीक है, क्योंकि इसको अगर कर्टेल ना किया जा सका तो फ्यूचर में ये हमें, जैसे हमसे बांग्लादेश अलहदा करवाया है, इसी तरह हमें और भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद है जी FATF एंड IMF।
अगर आप मेरे करंट अफेयर लेक्चर की सीरीज़ में जाएंगे तो आपको FATF पे भी एक पूरा लेक्चर मिलेगा और IMF पे भी मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। तो FATF और IMF यहाँ पे हम टू द पॉइंट शॉर्टकट बात करेंगे। आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हम पहले ग्रे लिस्ट में थे, आज के दौर में हम वाइट लिस्ट में आ चुके हैं। FATF क्या होता है? ये एक तरह की पाबंदियाँ लगाता है कि भाई अगर आप किसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग में तो शामिल नहीं है, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप इन्हें पैसे वगैरह तो नहीं दे रहे। अगर दे रहे तो वो आपको ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। उसका नुकसान ये होता है कि हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ तिजारत नहीं कर सकते जिन पे बैन लगा होता है, ठीक है। इसके बाद IMF, आपको पता है कि उससे हमें कर्ज़ा मिलता है। हम 22 दफ़ा कर्ज़ा ले चुके हैं IMF से, ठीक है। तो दुनिया का हम उनके कर्ज़े में दबे हुए हैं। और दूसरा ये कि हमने उनको किस्तें भी वापस करनी है, सूद समेत वापस करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान की इकॉनमी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आज के दिनों में हमें IMF से दोबारा कर्ज़ा नहीं मिलता तो आपको पता है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। जबकि जनेवा जो मीट हुआ है, जिसमें हमारे शहबाज शरीफ साहब और ये बिलावल भुट्टो साहब ये दोनों गए थे, हमें जनेवा मीट में तकरीबन 8 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर की नवीद भी हमने सुनी है, खुशखबरी मिली हमें। इसके अलावा आपको पता है कि इंडिया में मुंबई अटैक 2008 में इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान शामिल था, ठीक है। इसके अलावा जो TTP की जो कार्रवाइयाँ हैं पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही हैं, तो किसी हद तक हम कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करते हैं, ऐसा कहना है FATF का। लेकिन आज के दौर में हम किसी हद तक सेफ़ हो चुके हैं। इसके बाद बीजिंग एंड वाशिंगटन, देखिए आपको पता है अमेरिका और जो बीजिंग है ये भी आपस में क्या जी एक दूसरे के दुश्मन है। तो इनके रिलेशंस में भी हमें क्या रहना है, मोहतात रहना है। हमें जो चाइना हमारा दोस्त है, चाइना की जद में आके हमें अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते और अमेरिका की जद में आके हम चाइना के ख़िलाफ़ नहीं दे, क्योंकि ये वर्ल्ड पावर्स हैं, ठीक है, इकोनॉमी के लिहाज से। तो हम इनके किसी पल्ले में भी नहीं आते। तो हमें इनके साथ भी इक्विलिब्रियम रिलेशंस की ज़रूरत है। और ये दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि पाकिस्तान इनके साथ अलाइन हो जाए और दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाए। चाइना हमारे साथ इस तरह से दोस्ती चाहता है कि उसने एक CPEC का मंसूबा लगा चुका है हमारे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और अमेरिका हमें फाइनेंशियल एड दे के कहते हैं जी मैं आपका दोस्त हूँ, और हम न्यूट्रल रह के कहते हैं जी भाई आप दोनों ही हमारे दोस्त हैं। और यही इक्विलिब्रियम रिलेशंस ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक के साथ बाउंड्री लगती है और एक सुपर पावर है। बात समझ आ गई होगी आपको इसकी। इसके बाद जी बैलेंसिंग टाइज़ विद सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ये भी बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए कि जो सऊदी अरेबिया और ईरान है ये भी आपस में क्या है जी एनिमीज़ हैं, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। वो दुश्मन समझने की वजह यह है कि वो सेक्टेरियन इश्यूज़ हैं, वो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो अहले हदीस या अहले सुन्नत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि ईरान जो है वो जब से बना है, या आप कह लें जब से आयतुल्लाह ख़मैनी आया है 1979 में जो रेवोल्यूशन आया था ईरान के अंदर, तब से इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई है ईरान के अंदर। तो ईरान ने अमेरिकन एम्बेसी को आग लगा दी थी, तब 1979 की बात है। तो ईरान जो है वो अमेरिका के सख्त ख़िलाफ़ है। चूँकि सऊदी अरेबिया अमेरिका का दोस्त है, यही वजह देखते हुए ईरान सऊदी अरेबिया को भी क्रिटिसाइज़ करता है और अमेरिका को भी क्रिटिसाइज़ करता है, ठीक है। तो इनका भी कन्फ्लिक्ट है। तो अब ये देखें कि सऊदी अरेबिया वहाँ पे मक्का है, मदीना है, हमारी इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक एक्टिविटीज़ हैं, हमें वहाँ पे जाना पड़ता है। तो हमें उनके और वहाँ से हमें अमदाद भी मिलती है, तो उनके साथ रिलेशन हमें अच्छे रखने पड़ेंगे, मजबूरी है, ठीक है। दूसरा ये कि ईरान हमारे साथ बॉर्डर लगता है, तो ईरान के साथ अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं रखेंगे तो ईरान तो आपको मारेगा भैया, ठीक है। तो हमें इन दोनों के साथ भी बैलेंस टाइज़ रखने चाहिए या रखने पड़ेंगे ताकि अमन कायम रह सके, ठीक है। और ईरान के साथ हमने एक गैस पाइपलाइन का मुआहदा भी किया जो कि ईरान बिछा चुके, पाकिस्तान ने अभी तक नहीं बिछाई, ठीक है। ईरान हमें सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, ईरान के हमें कई तरह की हेल्प करने के लिए तैयार है। तो ईरान चाहता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ अलाइन हो जाए, सऊदी अरेबिया चाहता है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ अलाइन हो जाए, ठीक है। तो इसी हवाले से पाकिस्तान ने यहाँ पे क्या किया हुआ है जी, बैलेंस टाइज़ किए हुए हैं, ठीक है, एक न्यूट्रल स्टांस लिया हुआ है कि दोनों ही ठीक हो। तो हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए, कंक्लूजन की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में एक पॉइंट आपने देखा कि पाकिस्तान को क्या क्या चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए पैसे, फ़ॉरेन एड चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान को चाहिए सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान जो फ़ॉरेन पॉलिसी बनाता है इन दो चीज़ों को ही मद्देनज़र रखते हुए बनाता है, पहली बात। दूसरी बात, दुनिया के अंदर जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं पाकिस्तान उसमें क्या रह सकता है जी, न्यूट्रल रह के अपना स्टांस मनवा भी सकता है और मदद भी हासिल कर सकता है जी। और यही चीज़ देखते हुए पाकिस्तान जब न्यूट्रल स्टांस लेगा तो पाकिस्तान को थोड़ी बहुत अहमियत दी जाएगी। तीसरा ये कि पाकिस्तान जो दुनिया ने जिन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया है, पाकिस्तान को उनके साथ फ़ाइट करने की ज़रूरत है और खित्ते के अंदर
अमल लाने की ज़रूरत है। ये था हमारा आज का कंक्लूजन। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर, फ़ॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, खारजा पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हमें खारजा पॉलिसी में हमें किसी तरह का कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे हमारी ताल्लुकात पे अफेक्ट आए, जो कि इमरान खान ने दी थी। आपको पता है अमेरिकन साजिश का नाम लेके, तो तब हमारे अमेरिका के साथ थोड़े से ताल्लुकात बिगड़ गए थे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी ने कोई बात करना चाहता है, किसी तरह का कोई सवाल है पर्सनली, देन वो मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है या पूछ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।